सो हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। जेईई मेंस का जो जनवरी अटेम्प्ट है वो पास आता जा रहा है और बच्चों की थोड़ी सी जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है। सर किस तरह से रिवीजन करें, किस तरह से प्रैक्टिस करें, सर क्या अभी भी हम जो है फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? रिवीजन सर पूरी तरह से नहीं हो पाया, 11th का बैकलॉग काफ़ी बाकी है, तो क्या करना चाहिए? क्या अभी भी हम जो है अच्छे मार्क्स के साथ फिजिक्स में अपने ओवरऑल जो फिजिक्स में परसेंटाइल और ओवरऑल परसेंटाइल को हम इंप्रूव कर सकते हैं? इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं बच्चों के दिमाग में हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक नर्वसनेस भी है। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी रिवीजन प्लान या रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी, रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए जिससे कि आप फिजिक्स में 70 प्लस 80 प्लस जो मार्क्स हैं वो स्कोर कर पाएं। क्योंकि अगर आप 80 प्लस मार्क्स फिजिक्स में लेकर के आ जाते हो तो जो है आपका स्कोर ओवरऑल मैथ्स और केमिस्ट्री में अगेन आपको एक डिसेंट स्कोर मैनेज करना होगा। केमिस्ट्री में तो स्कोर करना आसान होता है और मैथ्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने उन दोनों में एक डिसेंट स्कोर मैनेज कर लिया तो आराम से आप 99 परसेंटाइल जो है क्रॉस कर पाओगे। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में किस तरह से हम 80 प्लस मार्क्स जो हैं लेकर के आ सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पिछले सालों से जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है उसमें मैथ्स का पेपर जो है जनरली सॉल्वेबल रहता है, लेंदी रहता है, तो थोड़ा स्कोर करने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है, अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो उसमें थोड़ा सा स्कोर करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम फिर फिजिक्स को कैसे अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बनाए और फिजिक्स में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स खींच सके जिससे कि आपको जो है 99 परसेंटाइल लाने में हेल्प हो सके, तो उसका एक रिविजन प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब बच्चों को ये रहता है कि सर थोड़े से आप हमें हाई वेटेज टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए। देखिए बच्चों, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरा बचा हुआ है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप लोग पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करें। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे खत्म कर सकते हैं? बच्चों देखिए, जेईई मेंस का जो एडवांस के लेवल पे जब आप तैयारी करते हो तो फिर उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा करना पड़ जाता है, डेप्थ में जाना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर जब मेंस की तैयारी करते हैं तो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चंस जो हैं उतने डिफिकल्ट भी आपको नहीं करने हैं, मेंस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये सोचेंगे अगर आपके बहुत हैवी सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है और मैं सिलेबस खत्म नहीं कर पाऊंगा, तो आई डोंट थिंक ये एक सही सोच है। आप आराम से अगर आप प्लान्ड वे में करेंगे तो आराम से सिलेबस जो है खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उतने टफ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे ही नहीं जाते हैं, सिंपल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर थोड़ा इंटेलिजेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होते तो थोड़ा सा रहता है, ऐसा नहीं है कि सीधा एडवांस लेवल का एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा टफ सा क्वेश्चन उठा के दे दिया, ऐसा बहुत ही कम, बहुत रेयर देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर प्लान्ड वे में करेंगे तो पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो मेरा सजेशन तो ये है कि पूरा सिलेबस अभी खत्म करना है, आपका टारगेट यही होना चाहिए। क्योंकि देखिए 12th के जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो अगर हम कहें कि हाई वेटेज चैप्टर्स में कौन से चैप्टर्स आते हैं तो 12th के चैप्टर्स मेजरली आते हैं, राइट? तो वो तो आपके अभी चल ही रहे हैं, वो तो आपने अभी रिसेंटली किया है, तो उसका कहीं ना कहीं रिवीजन हुआ होगा आपका। ठीक है, तो 12th का अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया, 11th का आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ रिवीजन पूरा कर लिया, तो डेफिनेटली आप एक अच्छी कंडीशन में जाएंगे। तो मेरा सजेशन अभी बहुत स्ट्रांगली ये है कि काइंडली आप पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जो एनटीए का जो देखिए, एनटीए इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू फॉलो कि भाई ये हमने पिछले सालों में टॉपिक वाइज वेटेज का पैटर्न फॉलो किया, इस साल भी हम यही फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार वो ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, तो केवल इसी आधार पे चले जाना कि सर ये पूरा टॉपिक वाइज जो हाई वेटेज टॉपिक है बस हम वो कर लेते हैं, बाकी टॉपिक स्किप कर देते हैं। ये जो ट्रिक है या ये जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है ये आपको उल्टी पड़ सकती है, उल्टी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉपिक्स आपको लग रहा था कि ये लो वेटेज है और उतने हाई वेटेज नहीं है, उनके आपने छोड़ के चले गए, तैयारी ठीक से नहीं करी, उसी पे जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपकी जो शिफ्ट है उसमें आ गए। तो इसीलिए इस तरह की रिस्क जो है लेने से अभी आपके पास समय है, इसलिए आप अभी उसको अवॉइड करिए। ठीक है, अगर लास्ट का 1 महीना है कोई बच्चा ऐसा आता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो फिर डेफिनेटली उसको फिर हाई वेटेज टॉपिक्स बताए जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि लास्ट मोमेंट पे जब आप तैयारी करते हैं 1 महीने की उसमें, तो फिर ज्यादा परसेंटाइल लेकर के आना थोड़ा मुश्किल होता है ना। अगर आप लास्ट के 1 महीने में जागोगे और मेहनत करोगे 80-85 परसेंटाइल आ सकता है। अभी 3 महीने मेहनत करोगे आराम से 95 परसेंटाइल प्लस 99 परसेंटाइल प्लस जो है आप स्कोर कर पाओगे। और एक चीज बता देता हूं कि जनवरी अटेम्प्ट में परसेंटाइल को लाइक लेकर के आना, हाई परसेंटाइल लेकर के आना रिलेटिवली थोड़ा ईजियर रहता है एज कंपेयर टू
अप्रैल अटेम्प्ट। तो इसीलिए थोड़ा सा आप इस पे अगर फोकस करें, स्ट्रैटेजी लगाएं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये आसानी होगी। ठीक है, तो बिना किसी फर्दर डिले के हम थोड़ा सा प्लान डिस्कस करते हैं। देखिए जो अगर हम थोड़ा सा हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें, अभी मैं हाई वेटेज या इस तरह की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिसको हम हाई वेटेज मान रहे हैं वो वही लो वेटेज बन जाए। बट पॉइंट इसकी कुछ बड़े चैप्टर्स हैं, आसान हैं, और लगातार हम देखते आ रहे हैं कि हर पेपर में ऑन एन एवरेज उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें से देखिए सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, ये एक चैप्टर है, ये एक इजी चैप्टर है, आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। रिसेंटली ये कवर होता है, देखिए आपके सिलेबस में रिसेंटली अभी एग्जाम के, क्योंकि लास्ट चैप्टर्स में आता है, तो रिसेंटली ये कवर हुआ होता है, तो ये आपको याद भी रहता है। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल एकदम बढ़िया से अच्छे से इसको कर लें, इससे काफी क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटेंस, ये भी एक मेजर बड़ा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट्स, यस आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लोगों को लगता है ये जो चैप्टर है, लेकिन इसके भी अगर आप देखेंगे, अगर पीवीक्यूज अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर उन कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटेंस भी आपका हो जाएगा। और ये 12th के हैं, ये आपने इसी साल पढ़े हैं, है ना। इसी तरह से रे एंड वेव ऑप्टिक्स जो है, ये भी रे ऑप्टिक्स तो देखिए बच्चों को आसान लगता है, तो रे ऑप्टिक्स, और आपने रिसेंटली पढ़ा होगा 12th में, तो रे ऑप्टिक्स को अच्छे से करना होगा। वेव ऑप्टिक्स हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो बट स्टिल कुछ YDSC हो गया, उसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, डिफ्रैक्शन को थोड़ा सा देख लीजिए, पोलराइजेशन थोड़ा देख लीजिए, तो ये अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो मेजर क्वेश्चंस तो इन्हीं टॉपिक्स पे बन के आते हैं, राइट। तो इसी तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी टॉपिक है। कई क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं सिंपल, जैसे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कॉम्बिनेशन का, तो वो थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं, अगर वो आपने सीख रखी हैं तो ये टॉपिक, और भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, बट ये टॉपिक जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये इजी टॉपिक माना जाएगा। इसी तरह से केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये एक इजी टॉपिक है और इससे काफी क्वेश्चंस इन जनरल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप थोड़ा सा एक बार कर लें। तो अगर आपको रिविजन करना है तो इन चैप्टर्स को आप इंपॉर्टेंस देते हुए इसको खत्म कर लीजिए, इसको पहले एक बार खत्म कर लीजिए। ये इसका एक ग्रुप बन गया, इसको आप एक बार में खत्म करिए। और फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म, देखिए ये भी 12th का ही चैप्टर है। मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, EM वेव्स हो गया, ये कर लीजिए। देखिए EM वेव्स तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, पढ़ाने में भी ये एक क्लास में ही जनरली हम लोग खत्म कर देते हैं, है ना। तो EM वेव्स बहुत आसान चैप्टर है, और ऑन एन एवरेज अब हमेशा तो ये श्योर कह पाना कि भाई इससे एक ही क्वेश्चन आएगा हर पेपर में, वो मुश्किल है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप इससे एक क्वेश्चन देख सकते हैं हर पेपर में, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मान सकते हैं आप इसको। तो EM वेव्स जो है छोटा सा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म, ये जो चैप्टर्स हैं 12th के हैं। तो अगर आप ये पूरे चंक को अगर खत्म कर देते हैं तो 12th के जो मेजर पोर्शन है वो आपने खत्म कर दिया, राइट। और ये जो पोर्शन है इसको करना आसान है, वाई, क्योंकि ये आपके लिए रिसेंटली कवर हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे तो रिसेंटली कवर हुआ है, उतनी आपको इसको रिवीजन करने में, कंसोलिडेट करने में उतनी आपकी वो समस्या नहीं जाएगी, राइट। तो ये एक ग्रुप हो गया, इसको आप कंप्लीट करिए पहले। फिर उसके बाद आप मैकेनिक्स पे आ जाते हैं सर। तो मैकेनिक्स जो है पूरा एक ग्रुप है, और जैसा कि पैटर्न्स में हमें देखने को मिलता है कि काइनेमैटिक्स ऑन एन एवरेज काफ़ी जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और रोटेशनल मोशन, इस पे भी ऑन एन एवरेज हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन तो आपको दिख ही जाता है। तो काइनेमैटिक्स तो देखिए सर आसान है, इसको तो आपको करके जाना ही पड़ेगा। काइनेमैटिक्स जो है मोशन इन 1D 2D, ये तो आप एकदम अच्छे से करके जाइए ही। रिलेटिव मोशन को भी अच्छे से देख लीजिए, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ये भी आसान चैप्टर्स हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका जो यूज है वो इसमें आता है, रोटेशनल डायनामिक्स में आता है, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को थोड़ा सा मेंस लेवल तक का आप करिए, बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर आप ना भी जा पाएं तो मेंस लेवल तक का आप कर सकते हैं। मेंस लेवल का मतलब थ्योरी आप कॉन्सेप्ट्स रिवीजन कर लीजिए, और जो मेंस के PYQs हैं कम से कम उतना 3-4 साल 5 साल के PYQs एक बार अच्छे से लगा लीजिए, उतने लेवल तक का कवर कर लीजिए। और उतने लेवल तक का कवर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि इन चैप्टर से जो जेईई मेंस का जो क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है वो एडवांस के जैसा नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया। आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से करके गए, कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो क्वेश्चन होने की संभावना काफ़ी आसान हो जाती है। मतलब ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है, राइट। तो ये जो मैकेनिक्स है इसको आप एक चंक में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। बेसिकली रोटेशन से तो हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और रोटेशन के लिए जो पिछले चैप्टर्स हैं उनका बेसिक जो है
नॉलेज होना, क्लियर होना जरूरी है, सेंटर ऑफ मास की क्लैरिटी होनी जरूरी है, वर्क पावर एनर्जी की क्लैरिटी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की क्लैरिटी होनी जरूरी है। तो ये जो पिछले मैकेनिक्स के चैप्टर है वो थोड़े से आपको क्लियर होने चाहिए। तो ये जो है एक चंक है, इसको अगर आप रिवीजन करें तो इनको एक साथ रिवीजन अगर कर लें तो अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन एक छोटा सा चैप्टर है, ग्रेविटेशन उतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है, और ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स लगभग सिमिलर टाइप के, फॉर्मूलेज भी सिमिलर टाइप के रहते हैं, राइट। तो ग्रेविटेशन अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स अच्छे से कर रखे तो ग्रेविटेशन तो यूं ही कवर हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स एक थोड़ा सा मैकेनिक्स से हल्का सा रिलेटेड रहता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कई बार बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो आप इस ग्रुप में इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चाहें तो फॉर द टाइमिंग ड्रॉप भी कर सकते हैं, लास्ट में कर लीजिए। लेकिन मैकेनिक्स के सारे जो चैप्टर्स हैं उनका एक ग्रुप बना के आप उसे मैकेनिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक सेकंड ग्रुप हो गया। तो यानी कि आपको पहले शुरुआत करनी है इस ग्रुप से, पहले इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, परफेक्शन लेवल तक कर लीजिए, और उसके बाद ये जो बचे खुचे चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट कर लेंगे तो 12th का पूरा सिलेबस आपका हो गया। अब बचा 11th का सिलेबस। तो 11th में सबसे पहले आप क्या करिए, मैकेनिक्स को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो थोड़ा उसको आप बाद में कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये जितने चैप्टर्स हैं वो आप कर लीजिए। ग्रेविटेशन अलग से करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता जुलता है, तो इसीलिए ग्रेविटेशन को अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद आपके पास आता है डायमेंशनल। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ये जल्दी हो जाएगा। डायमेंशनल एनालिसिस, एरर्स एंड वेक्टर्स, और इससे ऑन एन एवरेज एक आधा 2 क्वेश्चन तो दिख ही जाते हैं पेपर में, राइट। तो ये फिर उसके बाद आप सेकंड थर्ड उसमें ग्रुप में आप ये कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ये भी बहुत आसान चैप्टर है, एक बार में जनरली इसको आप मतलब बहुत जल्दी, इलास्टिसिटी जो चैप्टर है बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस गिने चुने कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको आप याद करके इसको कर सकते हो। हाँ, एसएचएम वेव्स, ये थोड़ा सा आपको एक डिफिकल्ट पोर्शन है, तो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, तो इसको आप थोड़ा जो भी है मतलब इस फेज में आप फिर आप एसएचएम वेव्स और अल्टरनेटिंग तीनों को मैंने साथ रख दिया क्योंकि तीनों रिलेटेड चैप्टर। हालांकि जो वेव ऑप्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं वो भी इससे रिलेटेड है, लेकिन चलिए एसएचएम वेव्स और अल्टरनेटिंग करंट को हमने साथ में रख दिया है, ठीक है। तो फिर इस पे आ जाइए, और फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बचता है। ये तो बहुत ही आसान चैप्टर है, एकदम ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है उसमें, रेडिएशन, कंडक्शन, ये चीजें आपको पढ़नी होंगी, थर्मोमेट्री और एक्सपेंशन। तो ये चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो ये जो बचे खुचे चैप्टर्स हैं ये फिर थोड़ा सा नेक्स्ट जो है फेज में आप इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो देखिए, सिलेबस खत्म करना तो वेरी मच पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रैटेजी के लिए पहले ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं इनको पहले कंप्लीट करिए। मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएम वेव्स कंप्लीट करेंगे तो 12th का पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर 11th के सिलेबस में मैकेनिक्स 1 गो में आप कंप्लीट कर लीजिए। फ्लूइड ग्रेविटेशन तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ ही हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स को एक बार मतलब अगर ठीक डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं, बट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स से इस बार इस लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए थे, है ना, ज्यादा क्वेश्चंस आए थे रिलेटिवली, पिछले सालों के मुकाबले इस साल ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। फिर इसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस, ये तो आसान है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बहुत ही आसान है। एसएचएम वेव्स एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये एक तरह के चैप्टर्स हैं तो इनको आप एक करेंगे तो दूसरा भी काफी हद तक तैयार हो जाता है, तो इनको आप उसमें कर लीजिए। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको कर लीजिए। तो रिविजन की स्ट्रैटेजी में जिस ऑर्डर में मैंने बताया है आप उस ऑर्डर में रिवीजन कर सकते हैं, उस ऑर्डर में आप इन चैप्टर्स को अपने कंसोलिडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरह से स्लाइड बाय स्लाइड मैंने ऑर्डर बताया उसी ऑर्डर में आप उसको तैयारी करिए। लेकिन कोशिश ये रखनी है सर कि रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और रिवीजन या टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने के या सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो सर आपके डेफिनेटली नोट्स होंगे। तो आपके जिस भी कोचिंग से आप कनेक्टेड हैं, आपके टीचर्स ने नोट्स लिखाए होंगे, तो डेफिनेटली इनको आप रिवीजन करिए, रिवाइज नोट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद कोचिंग का जो मटेरियल है, अगर आपके पास समय कम है तो थोड़ा आप इसको अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, सॉल्व पास्ट 5 years PYQs, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 ऑनवर्ड्स PYQs को अगर आप कैसे भी करके सॉल्व कर लें तो बहुत ही आपको फायदा हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप पहले थ्योरी रिवीजन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लीजिए, और उसके बाद PYQs कर लीजिए। PYQ करेंगे तो आपको अपने आप ही बहुत ही अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ रहे हैं, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपको लग जाएगा। तो इसीलिए PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे चैनल में भी हम रेगुलर PYQs जो हैं
उनका डिस्कशन करते रहते हैं। तो PYQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए पास्ट 5 ईयर्स की जो PYQs हैं वो एक बार सॉल्व कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए इसके लिए अब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से फिजिक्स की या हमें प्रैक्टिस करनी होगी, बट प्रैक्टिस टाइम बाउंड मैनर में करें, ठीक है। 1 घंटे में 30 क्वेश्चंस, जैसे ऑन एन एवरेज 25 to 30 क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, और इस तरह से करें जिस तरह से आप टेस्ट दे रहे हो, टाइमर लगा करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो जो मॉक टेस्ट है, आप उस अभी कोचिंग में तो आपके टेस्ट हो ही रहे होंगे, मॉक टेस्ट जो है वो आप दिसंबर मिड या दिसंबर एंड से जो है जनवरी मंथ में जब वो आपका जो एग्ज़ाम है वो नियर होगा, तब आप फिर मॉक टेस्ट देना जो है चालू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, घर में जब आप प्रैक्टिस करें तो टाइम बाउंड मैनर में करिए, एक टेस्ट की तरह ही उसको करिए, तो उससे भी आपका एक मिनी जो है सेल्फ असेसमेंट जो है होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से हम फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, सिलेबस को इस तरह से प्लान करिए कि आपका सिलेबस पूरी तरह से आप कंप्लीट कर सकें। अभी आपके पास टाइम है, मेहनत करिए, है ना। और दूसरा चीज़ है कि ये मत सोचिए कि मेरे को केवल हाई वेटेज, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल आप ये ना सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स कर लूँ, बाकी लो वेटेज के टॉपिक्स छोड़ के चला जाऊँ। छोड़ने का भी नहीं करना है। अगर आपको 99 परसेंटाइल लेके आना है, 97-98 परसेंटाइल से ऊपर जाना है, तो और NIT में एक अच्छी सीट चाहिए है, अच्छे कॉलेज में अच्छे ब्रांच में सीट चाहिए है, तो डेफिनेटली आपको फिर अपने सिलेबस पे पूरा ध्यान देना होगा, पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि NTA जो है ये ओब्लाइज नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जो पैटर्न वो पिछले सालों तक फॉलो कर रहा था तो अभी इस बार वो वही पैटर्न फॉलो करेगा, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फ्रॉम दियर साइड ऑल्सो, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, और आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि और किस तरह की वीडियो हम इस चैनल पे लेकर के आएँ जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके। कमेंट ये भी करिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या बेनिफिट हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।